सारा का सारा प्रदर्शन डरावना है। मार्टिन के बारे से निकलती हुई वह चिल्लाई। अभी वह उस कल्पनाशील साहसिक कारनामे को देख रही थी जो कहना चाहिए उस सर्कस की तरह लकड़बग्घे से खेल रहा था। किस तरह उसने पूछा, उसने इन जानवरों को ऐसा पालतू बनाया होगा कि वह इनके सने से विश्वस्त हो सका है। जो तुम्हें एक समस्या मालूम होती है, मैं टोकते हुए कहा, यह वास्तव में स्वाभाविक है। अरे अरे, होठों पर विश्वास सूचक समिति बिखेरते हुए उसने उच्च स्वर से आश्चर्य प्रकट किया। तुम सोचते हो कि पशु एकदम भावना शून्य होते हैं? मैंने प्रश्न किया। नहीं, वास्तविकता इसके विपरीत है। अपने सब समाज में उत्पन्न होने वाले संपूर्ण विकार हम उन तक पहुंचा सकते हैं। और उसने मुझ पर आश्चर्य से दृष्टि डाली। फिर भी मैंने कहना आरंभ किया, मैं यह स्वीकार करता हूँ कि जब पहले पहल मैंने मार्टिन को देखा था तो तुम्हारी तरह मैंने भी आश्चर्य प्रकट किया था। मैंने स्वयं को एक वृद्ध सैनिक के निकट पाया जिसकी दाहिनी टांग कटी हुई थी और जो मेरे साथ ही वहां आया था। मैं उसके चेहरे की आकृति से प्रभावित हो चुका। उसका मस्तक उन योद्धाओं जैसा था जिन पर युद्ध के चिन्ह अंकित रहते थे, वे चिन्ह जिन पर नेपोलियन की लड़ाई लिखी रहती थी। उसके अतिरिक्त उसने अस्पष्ट वास्तव में वह खुशमिजाजी भी थी जिसका मुझ पर अच्छा प्रभाव पड़ता था। वह निसंदेह उन सैनिकों में से था जिन्हें किसी बात पर आश्चर्य नहीं होता था, जिन्हें दम तोड़ते हुए साथी की अंतिम चेष्टाओं में भी हास्य की सामग्री मिलती है, जो उसे यूं ही दफना देते हैं, यह बड़े मजे में लूट लेते हैं, जो निडरता से गोलियों की राह में खड़े रहते हैं। वस्तुतः वह उनमें से था जो सोचते विचारने में समय नहीं गवाते और जिन्हें स्वयं शैतान से भी मित्रता करते हिचक न होगी। मेरे मित्र ने बाड़े के मालिक को आने कक्ष से बाहर निकलते देखा। तब उसने होठ दबाते हुए उपहास और उपेक्षा के भाव व्यक्त किया कुछ ऐसे विशेष ढंग से जैसे कि बड़े आदमी करते हैं, जबकि उन्हें धोखा नहीं होता था। जब मैं मार्टिन के साहस की प्रशंसा कर रहा था तो वह मुस्कुराया। जानबूझकर उसने सिर हिलाया और कहने लगा, बहुत प्रसिद्ध है, बहुत प्रसिद्ध है। कैसे? मैंने कहा, यदि इस स्पष्ट कर दो तो बड़ी कृपा होगी। बहुत प्रसिद्ध है। कैसे? मैंने कहा, यदि इसे स्पष्ट कर दो तो बड़ी कृपा हो। अपनी जान पहचान के कुछ ही क्षणों बाद हम लोग उस जलपान गिरी में पहुंच गए जिस पर पहले पहल हमारी नजर पड़ी। भोजन के उपरांत शैंपेन का केवल एक बोतल ने इस मित्र और वृद्ध की स्मृतियों को एकदम सजग कर दिया। उसने मुझे अपनी कहानी कह सुनाई और उसका बहुत प्रसिद्ध कहानी कहना अकारण न था। घर पहुंचकर उसने मुझे इतना तंग किया और इतने वादे किए कि मैं उस वृद्ध सैनिक की सारी गाथा सुनने की स्वीकृति दे दी। अगले दिन इस बड़ी गाथा की जो छोटी सी निम्नांकित घटना उसने सुनाई उसे मिस्र में एक फ्रांसीसी का कहा जा सकता था। जनरल दिसाई के नेतृत्व में मिस्र की उत्तरी भाग में गए एक अभियान में दक्षिणी फ्रांस का एक सैनिक मैग्रोविनो के हाथ पड़ गया और ये अरब उसे नील नदी के झरनों से उस पार के रेगिस्तान में ले गए। अपने और फ्रांसीसी सेना के बीच काफ़ी अंतर रखने के लिए मैंग्रोविन विवश हो आगे चलते जाते और सिर्फ रात में ही विश्राम करते। खजूर के पेड़ों से भली भांति आच्छादित एक कुएं के चारों ओर उन्होंने पड़ाव डाला। इन वृक्षों के नीचे उन्होंने पहले से ही कुछ खाद्य सामग्री छिपा रखी थी, बिना यह सोचे कि इससे बंदी को उनके भागने का भान होगा। वे उसके हाथ पांव बांध कर संतुष्ट हो गए, सेटिस्फाइड हो गए। स्वयं थोड़े से खजूर खासकर और घोड़ों को दाना पानी देकर वे सोने चले गए। दक्षिणी फ्रांस में उस बहादुर सिपाही ने जब यह देखा कि दुश्मन अब उसकी रखवाली नहीं कर रहे हैं तो उसने एक कटार चुराने के लिए अपने दांतों से काम लिया। अपने घुटनों के बीच में छुरी की धार दबाकर उसने उस रस्सी काट डाली जिसके कारण वह अभी तक अपने हाथों से काम नहीं ले सकता था। क्षण भर में वह बंधन मुक्त हो गया। तुरंत ही उसने एक राइफल और एक कटार उठा ली, फिर एक बोरे में छुहारे जय बारूद और गोलियां भर ली। कमर में से छुहारे जय बारूद और गोलियां भर ली, कमर में से कटार फंसाई और लपक कर एक घोड़े पर सवार हो गए। जोर से एड़ लगाकर वह उसी दिशा में चल पड़ा जहां उसे फ्रांसीसी फौज मिलने की उम्मीद थी। पड़ाव में पहुंचने के लिए वह इतना व्यग्र था कि पहले ही से थके हुए घोड़े को उसने ऐसी रफ्तार से भगाया कि उसके अगल बगल रकाबों से घाव हो गए और वह बेचारा जानवर फ्रांसीसी सैनिकों की रेगिस्तान में अकेले छोड़कर मर गया। भागे हुए बंदी की भांति संपूर्ण साहस समेट कर कुछ देर तो वह रेत पर चला, किंतु दिन छुप जाने से वह रुकने पर विवश हो गया। सौभाग्य से उसे एक छोटी सी पहाड़ी मिल गई जिसकी चोटी पर उगे उस खजूर के कुछ पेड़ आकाश में सिर उठाए खड़े थे। इन वृक्षों की दूर से दिखने वाली हरियाली से उसके हृदय में आशा और संतावना का उदय हुआ। वह इतना अधिक थका हुआ था कि उसके मन में इतना अभिलाषा था कि एक कठोर शिविर सैया की भांति ऊंची नीची चट्टान पर पड़ा रहा। आत्मरक्षा की कोई व्यवस्था किए बिना ही वहां से सो गया। अपना जीवन एक बलिदान कर चुका था। उसके मन में केवल विषाद ही शेष था। मैग्रोविनो को
जिनका खानाबदोश घुमक्कर जीवन उसे अपने अनुकूल जान पड़ा था, छोड़ आने पर वह दुखी हो रहा था। वह उनसे दूर तो आ चुका था, मगर अब निस्संदेह निस्सहाय था। अगले दिन घटक धूप से नींद टूट गई। धूप की निर्मम किरणों ने अपने पूरे वेग से चट्टान पर गिरकर असहाय गर्मी पैदा कर दी थी। खजूर के हरे भरे और शानदार वृक्षों की छाया से एकदम भिन्न दिशा में उसने उन एकांकी पेड़ों पर दृष्टि डाली और वह भीतर एक तक कांप उठा। उसे एरिज के विशाल गिरजाघर के खंभों पर अरब निवासियों द्वारा वृक्षों को गिरने के उपरांत उसने इधर उधर अपनी दृष्टि डाली तो घोर निराशा उसकी आत्मा में सिंपथी और प्रविष्टि हो गई। उसके सम्मुख रेत का निसीम महासागर फैला हुआ था। हर दिशा में जहां तक दृष्टि पहुंच सकती थी उससे भी दूर तक शेर था।